नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार को बीबी जागीर कौर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि 9 नवंबर को एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ने पर फैसला लेने के बाद स्पष्टीकरण के लिए अनुशासन समिति के सामने पेश नहीं हुई थी। इस फैसले की घोषणा पार्टी की अनुशासन समिति के मुख्य सिकंदर मुल्का के द्वारा की गई थी और वही एसजीपीसी के पद के लिए 9 नवंबर को होने वाले चुनाव लड़ने के लिए कौर ने अपने रुख पर कायम रहने के बाद शियद में कार्रवाई की है। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने कौर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस और जवाब देने और सोमवार को दोपहर तक पार्टी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा था। मुल्का ने सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें रुख और स्पष्ट का मौका दिया था और स्पष्ट करने के लिए मौका मिलने के बाद भी कौर वहां पर नहीं पहुंची। इसके बाद जवाब देने में वो विफल रही। मुल्का ने मीडिया से कहा कि हमारे पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अनुशासन समिति ने आज उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है, फैसला लिया गया है और उसके बाद पार्टी की उनकी प्राथमिकता सदस्यता भी रद्द कर दी गई है और पार्टी में उनकी सेवाएं अब समाप्त हो गई है। पार्टी का अब बीबी जागीर कौर के साथ कोई लेना देना नहीं है। कभी बादल परिवार की वफादार माने जाने वाली कौर एसजीपीसी के अध्यक्ष चुनाव पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए दबाव बना रही थी। शियद ने पहले भी हरजिंदर सिंह धामी को शीर्ष गुरुद्वारे के निकाय अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित कुमार, जो शिरोमणि अकाली दल ने बीबी जागीर कौर को पार्टी से अपनी प्राथमिक सदस्यता से रद्द कर दिया, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। हाँ जी, देखिए सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बीबी जागीर कौर की तरफ से बकायदा इलेक्शन लड़ने एसजीपीसी के चुनाव लड़ने की बात की गई थी, उनकी तरफ से नामांकन किया गया था और इस चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि शिरोमणि अकाली दल ने बहुत सख्त एक्शन लिया। सीधे तौर पर पहले उनसे बोले कि उनको 3 मौके दिए गए, 3 बार हम कह सकते हैं कि बीबी जागीर कौर को जो हम कह सकते हैं कि कमेटी के आगे पेश होने के लिए कहा गया था, अनुशासन कमेटी के आगे, पर वो तीनों बार नहीं पहुंची। कल हम कह सकते हैं कि उन्हें फाइनल एक हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी दी गई थी। कल 12 बजे चंडीगढ़ शिरोमणि अकाली दफ्तर में पहुंचने को कहा गया था, पर वो वहां पर भी नहीं पहुंची, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर शिरोमणि अकाली दल ने जो एक सख्त एक्शन लेते हुए ये बात, और देखिए रीजन भी दिया गया है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तोड़ने की साजिश। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एसजीपीसी को तोड़ने की साजिश के चलते ये एक बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उन्होंने बकायदा इकबाल सिंह लालपुरा
के जो कॉन्टैक्ट की बात की उसके लिए एक स्टिंग भी रिलीज किया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एसजीपीसी और जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं एसजीपीसी के प्रधान के, उसको लेकर कहीं ना कहीं अकाली दल बहुत ज्यादा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। बार बार बात करने की कोशिश की गई थी बीबी जगीर कौर को अपना नामांकन वापस लेने के लिए और पार्टी विरोधी गतिविधियां बंद करने के लिए कहा गया था, पर वो उन चीजों को नहीं करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद ये सख्त एक्शन अकाली दल की तरफ से लिया गया। जी अमित, जैसे कि देखा जा रहा है शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, उसके बाद उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों कारण बताओ जवाब भी उन्हें मांगा था। उसके बाद कल दोपहर जो है 12 बजे उन्हें बुलाया गया था और संभावना ये थी कि वो पार्टी मुख्यालय पर नहीं पहुंची। तो इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए सीधे तौर पे कहें कि कल आखिरी मौका या तीसरा और आखिरी मौका दिया गया था। लगातार ही हम कह सकते हैं कि एसजीपीसी के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बाकी जो वोट सबके वोट्स हैं उन सभी में जिन जिन के वोट्स हैं बीबी जगीर कौर उनसे संपर्क कर रही थी। ऑफकोर्स इलेक्शन में संपर्क होता है, पर बात ये थी कि अकाली दल की तरफ से कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था। तो ऐसे में बीबी जगीर कौर पार्टी से अलग जाकर खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पार्टी के दो हिस्से होते हुए नजर आ रहे थे। एसजीपीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहीं ना कहीं एसजीपीसी को टूटता हुआ दिख रहे थे। तो इसके बाद अकाली दल की तरफ से एक्शन लिया गया था, पर एक मौका दिया गया था। ये बात की थी बीबी जगीर कौर अकाली दल का एक बहुत पुराना, अगर हम कहें पुराने सदस्य है अकाली दल की तरफ से। उन्होंने कई सीट इलेक्शंस भी लड़े हैं और जीते भी हैं, और इसके अलावा बाकायदा एसजीपीसी की प्रधान भी अकाली दल के द्वारा वो लगवाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अकाली दल को तो बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो उस रिश्ते के चलते एक मौका आखिरी बार दिया गया था, पर बीबी जगीर कौर नहीं पहुंची। कल वो चंडीगढ़ से जो उनको अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था कि आखिर वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, आखिर वो पार्टी विरोधी गतिविधियां का हिस्सा क्यों बन रही, तो उनका जवाब मांगा गया था, पर उसका जवाब देने के लिए वो नहीं आए। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो अकाली दल की अनुशासन कमेटी है उन्होंने बाकायदा एक्शन लिया है। इसकी जानकारी को हम कह सकते हैं अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष सरदार सिकंदर सिंह मलूका ने घोषणा करते हुए कहा था कि बीबी जगीर कौर को पार्टी के खिलाफ जाने के लिए और उसके अलावा जितनी भी कार्रवाई बनती है उसको देखते हुए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। जी, जिस तरीके से पार्टी से निष्कासित कर दिया उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिन की थी और उसमें जो शासन कमेटी के अध्यक्ष हैं सरदार सिकंदर सिंह मुल्का, उनके द्वारा जानकारी दी गई थी। वो जानकारी एक बार आप बताएंगे। सिकंदर सिंह मुल्का की तरफ से सीधे तौर पर जानकारी दी गई कि बीबी जगीर कौर की तरफ से बाकायदा 3 महीने पहले जो एसजीपीसी के सदस्य हैं उनसे संपर्क हम कह सकते हैं कि साधना शुरू कर दिया गया था। उन्होंने बाकायदा अपनी चुनाव लड़ने की तैयारी 3 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एकता बनाए रखने के मकसद से वरिष्ठ अकाली नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा और सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा ने उनसे संपर्क भी किया था, पर उसके बावजूद भी वो उनके विरोध चलते रहे। देखिए पार्टी मिलकर डिसाइड करती है एसजीपीसी का अकाली दल की तरफ से कौन सा कैंडिडेट होगा जो इलेक्शन लड़ेगा, कौन पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, वो पार्टी मिलकर डिसाइड करती है। पर यहाँ पर बीबी जगीर कौर पार्टी से अलग होकर खुद से ही डिसीजन लेते हुए नजर आई, क्योंकि देखिए पार्टी की तरफ से उनको नहीं प्रेसिडेंट के हम कह सकते हैं एसजीपीसी प्रधान की चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी नहीं मिली थी, पर वो खुद से ही 3 महीने पहले से तैयारी कर रही थी। पार्टी जो एसजीपीसी के सदस्य हैं उनके संपर्क में थी और लगातार ही उनको अपनी तरफ रैली करने की कोशिश कर रही थी। तो अकाली दल का ये मानना है कि ये जो कदम उनकी तरफ से उठाया गया तो ये एक तरफ कहीं ना कहीं एसजीपीसी को तोड़ता हुआ नजर आता, तो साथ साथ अकाली दल को खुद भी कमजोर करता हुआ नजर आ रहा था। जी, जैसे कि आपने अभी कहा था कि अकाली दल उनको 3 बार मौका दिया था, तो क्या ये बार बार मौका देना पार्टी के द्वारा उसमें ये देख सकते हैं कि जो जागीर कौर है वो पार्टी की मुख्य और अहम सदस्य मानी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए बीबी जगीर कौर पार्टी के एक अहम सदस्य थी। देखिए आप सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि एसजीपीसी के प्रधान के तौर पे भी चुनी जा चुकी है और तब भी अकाली दल की तरफ से उन्हें प्रधानगी के लिए लड़ने के लिए कहा गया था, अपना पूरा सपोर्ट तब दिया गया था। तो आप मान सकते हैं कि अगर जब एसजीपीसी के प्रधान के तौर पर कैंडिडेट के तौर पर रिप्रेजेंट करके उन्हें जिताने में अकाली दल मदद कर चुका है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि पूरा सपोर्ट अकाली दल करता रहा है। उसके बाद इलेक्शन के लिए भी हम कह सकते हैं कि उन्हें कई बार टिकट दी गई, कई बार वो जीती भी है। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही हम कह सकते हैं कि एक अहम हिस्सा रही है अकाली दल के। शिरोमणि अकाली दल और बीबी जगीर कौर का रिश्ता कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं, एक बहुत पुराना रिश्ता है जो हम कह सकते हैं कि कल वो टूट गया था। सवाल ये है कि आखिर इस रिश्ते में इतनी खटास आई कहाँ से? सिर्फ एक इलेक्शन, क्या हम कह सकते हैं कि एसजीपीसी चुनाव दोबारा लड़ना वही अकेला कारण है? ये अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा, पर कहीं ना कहीं पार्टी यही चीज दिखाती हुई नजर आ रही है कि एसजीपीसी इलेक्शन के प्रधानगी के चुनाव लड़ना बिना पार्टी की मर्जी के, बिना पार्टी के अलग जाके, पार्टी की तरफ से कोई और कैंडिडेट
रिप्रेजेंट रखा गया है। तो ऐसे में जो बीबी जगीर कौर है वो खुद को पार्टी से अलग करके पार्टी विरोधी गतिविधि कर रही है। तो जी इसके बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि पार्टी के अलावा जो जागीर कौर है वो खुद का डिसीजन खुद ले रही थी, और उसी बीच एसजीपीसी के अध्यक्ष जो है उसके उम्मीदवार बनाने के लिए भी पार्टी पर जागीर कौर द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। उसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, बीबी जगीर कौर के द्वारा जो बाकी के सदस्य थे, एसजीपीसी में वोटिंग सभी सदस्य मिलकर अपने प्रधान चुनते हैं। वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि सर्वसम्मति से हो, तो वहां पे बकायदा प्रॉपर वोटिंग होती है जी और इसके लिए बकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर चुनाव कराया जाता है। उसके लिए डेट्स तय होती हैं। उसके बाद जो हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भेजती हैं, वो बकायदा प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के अंदर सीक्रेसी के साथ वोटिंग होती है और उसके जी बाद ही नया प्रधान चुना जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जो एसजीपीसी के प्रधान की जब नाम अनाउंस हो गया उससे पहले ही बीबी जगीर कौर 3 महीने पहले से ही खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट करते सभी कैंडिडेट से मिल रही थी। उनको इस चीज से रोकने की कोशिश की गई। अकाली दल के सीनियर नेता हम कह सकते हैं डॉक्टर दलजीत चीमा उनसे बात करने गए, उनसे रीजंस पूछने गए और उनको मनाने की कोशिश करने की आखिर वो पार्टी के विरोध में क्यों जा रहे हैं। तो उसके जी बावजूद भी जब वो नहीं हटी तब उनको 2 बार इससे पहले हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि जो कमेटी है उनके आगे पेश होने के लिए कहा गया था। पर जब वो उसके आगे नहीं पेश हुई तो फाइनल कल एक मौका दिया गया था अनुशासन कमेटी के आगे पेश होने का और वो कल 12 बजे भी नहीं पहुंची। तो कल ठीक 1 बजे अकाली दल की अनुशासन कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि लगातार ये एक चीज अगर पूरा मुद्दा एट द एंड सम अप करते हैं तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि वी जगीर कौर की जिद है कि जी उन्होंने मतलब इलेक्शन लड़ने हैं और उस जिद के कारण हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पार्टी और उनके बीच में बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता जा रहा है। जी, जैसे कि ये बड़ा विवाद जो दिख रहा है और पार्टी से जागीर कौर को निष्कासित कर दिया, इसके बाद अब पार्टी को क्या इसमें भारी नुकसान होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है? हाँ, देखिए, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि क्या नुकसान होगा। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि इसका इम्पैक्ट जो एसजीपीसी के चुनाव है उसमें कितना देखना पड़ता है। अगर जी बीबी जगीर कौर जीतती है तो पार्टी को नुकसान वहां पे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो एसजीपीसी में कहीं ना कहीं शुरू से लेकर अंत तक हम कह सकते हैं कि अकाली दल का एक इन्फ्लुएंस रहा है। पर अगर एसजीपीसी के इस बार के चुनाव बीबी जगीर कौर जीतती है तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अकाली दल के जो अंदर वोट बैंक है, जो सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। पर अगर वही अकाली दल यही जीत जाती है तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। पर सवाल यहाँ पे ये है कि ये सब कुछ वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वोट शेयर क्या रहता है, कितना सपोर्ट रहता है। वो सब चीजें वोटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, उस वक्त कितना इम्पैक्ट है। पर ऑल ओवर अगर हम अभी देखें तो पार्टी को नुकसान जरूर हुआ है, पर वो कितना डीप या कितना गहरा हुआ है ये जी समय ही बता पाएगा। जी, अमित कुमार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। नितिन गडकरी आज भरमौर में डॉक्टर जनकराज के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं घुमावरी विधानसभा क्षेत्र से एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद झंडुता विधानसभा क्षेत्र के भंटोलिया और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के चांदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और रैली का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 4 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सुबह किन्नौर जाएंगे और उसके बाद जगाऊ पिपलू में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भंडारी और उसके बाद सिराज क्षेत्र के थाची मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं शाम को मंडी विधानसभा के स्कॉटी पुल पार्किंग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के अलावा पूर्व के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज शिमला आ रहे हैं। वहीं शिमला में मीडिया से भी रूबरू होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज सिरमौर में नाहन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के पश्चात वो सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा सीट पर रीना कश्यप के समर्थन में चुनावी रैली के जरिए वोट मांगने की अपील करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांगड़ा के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में शहीद विक्रम बन्ना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात वह कुल्लू में आने वाली विधानसभा सीट में रघुवीर स्टेडियम में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। शाम के समय शिमला जिले के ठियोग में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी टीना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है और वो कहां कहां जाने वाले हैं, एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए, आज जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा नितिन गडकरी है, योगी है और ईरानी सारे जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री है वो किन्नौर पहुंचेंगे। वहां पे जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और जो योगी आदित्यनाथ है वो अन्नी और ठियोग में जो है जनसभाएं करेंगे। और गडकरी जो है वो भी एक जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, तो उसको लेकर हिमाचल में क्या स्थिति है? जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस तरह का जो इस बार का इलेक्शन है उन्होंने बिल्कुल घर घर तक पहुंचा दिया है अपना प्रचार। और जो नितिन गडकरी से लेके जो तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो जनसभाएं तो संबोधित कर ही रहे हैं, साथ ही लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं, घरों तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाजपा ने एक बार जो अपने स्टार प्रचारक है उनको बिल्कुल घरों तक पहुँचा दिया है। और घरों में जो है वो बिल्कुल जो लोग हैं उनके पास वो जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि कांग्रेस इतना आक्रामक प्रचार नहीं कर पा रही है। जी, जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है और कांग्रेस जो है वो अपना आक्रामक प्रचार नहीं कर पा रही है। देखा जा रहा है कि जनता जो है वो कहीं बीजेपी के फेवर में है तो कहीं कांग्रेस के फेवर में है, तो किसका पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि हिमाचल में ऐसा पहली बार है कि मिला जुला रुझान है। जनता बिल्कुल खामोश है। नहीं तो जब सत्ता परिवर्तन होता है तो जनता कहीं ना कहीं बोलना शुरू कर देती है कि हम लोग खुल के बोलती है कि हम लोग इसके समर्थन में है या बदलाव चाहते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग इलेक्शन हिमाचल में है। बिल्कुल जो जनता है खामोश है। बिल्कुल वो ये नहीं कह रही है कि उसको भाजपा रिपीट चाहिए, कांग्रेस चाहिए। तो ऐसे में फिलहाल बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस और भाजपा जो ज्यादा जोर लगाएगा बिल्कुल सत्ता वही लेके जाएगा। जी, और बात करें आम आदमी पार्टी की, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में पहले हिमाचल में जो सक्रियता नजर आ रही थी और उसके बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी विलुप्त तो होती हुई नजर आ रही, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यहाँ पे आई थी और जिस तरह का लोगों में जो जोश था और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी लोग जो टूट कर जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नदारद है। जैसे से इलेक्शन नजदीक आते जा रहे थे वैसे से
और अब तो बिल्कुल ही उनके जो नेता है वो भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में केवल 2-3 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो अपने दम पे जो है आम आदमी के जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी उन्होंने उतारे, वो अपने दम पे भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी का कोई सहयोग, कोई बड़ी बात नहीं नजर आ रही है। कोई यहाँ पे उनका स्टार प्रचारक नहीं है, कोई अपने प्रत्याशियों के लिए यहाँ पे जन समर्थन या कोई बड़ी रैली या कोई अपील करता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में बिल्कुल पहला इलेक्शन हिमाचल का था और पहले इलेक्शन में जो प्रभाव आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की जनता को दिया, वो बिल्कुल उसको किसी भी हाल में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद टीना ठाकुर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 नवंबर यानी आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि अंतरण करने के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालन ग्रामीणों, गोठानों से जुड़ी महिलाओं और महिला समूहों और गोठान समिति को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गोठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीन से सक्रिय किए गए 2.35 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4.69 करोड़ रुपए भुगतान, गोठान समितियों को 39 लाख और महिला समूह को 27 लाख रुपए की लाभांश राशि जो है वो शामिल की गई है। गोठान में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी और मशरूम का उत्पाद, मुर्गी, बकरी, मछली पालन और पशुपालन के साथ साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों में अब तक 85 करोड़ 9 लाख रुपए की आय हो चुकी है। राज्य में गोठान से 11,187 महिला स्व सहायता समूह से सीधे जुड़े हैं, जिसका सदस्य संख्या 83,874 है। और वहीं गोठान के क्रय गोबर से विद्युत उत्पाद की शुरुआत की जा चुकी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि अनावरण करने वाले हैं और वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालक ग्रामीण गोठान से जुड़ी महिला समूहों और गोठान समिति में 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि जो है ऑनलाइन माध्यम से जारी करेंगे। वहीं 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गोठान में पशुपालन ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीन के क्रय से 2.35 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4.69 करोड़ के भुगतान, गोठान समिति में 39 लाख और महिला समूह को 27 लाख रुपए के जो है लाभांश राशि इसमें शामिल की गई है। वहीं आपको बता दें कि गोठानों में महिला समूह द्वारा इसके अलावा सब्जी और मशरूम का उत्पाद, मछली, बकरी और मछली पालन और पशुपालन के साथ साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें महिला समूह को अब तक 85 करोड़ 9 लाख रुपए की आय हो चुकी है। और वहीं राज्य के गोठानों से 11,187 महिला स्वरोजगार जो है उनको जोड़ा जाएगा और स्व सहायता समूह से सीधे जो है महिलाओं का जुगाड़ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ इसी की सदस्यता संख्या 83,874 जो है उसमें शामिल की गई है। और गोठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पाद की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 8 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि जो है वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से जारी करने वाले हैं। ये जो राशि है 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि है और वो ऑनलाइन माध्यम से जारी करेंगे, जिससे किसानों और महिलाओं को खासा जो है लाभ देखने को मिलेगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, जिस तरीके से भूपेश बघेल आज महिलाओं को, गोठान महिलाओं को और समितियों को 5 लाख की जो राशि है, 5 करोड़ की जो राशि है वो ऑनलाइन माध्यम से जारी करने वाले हैं, उसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे महती योजना है गोधन न्याय योजना। उस पर 5 करोड़ 35 लाख रुपए आज राशि अंतरण करना है। ये 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की जो राशि है वो अंतरण की जानी है। निश्चित तौर पे ये बड़ा है और इसके अलावा कई ऐसी योजना है जिसके तहत लाभ देने की जो प्रयास है
वो किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना की अगर बात की जाए तो हितग्राहियों को अब तक के 356 करोड़ रुपए की जो राशि है वो अंतरण कर दी गई है और गोठानों में अब तक के 76,280 लीटर जो गौमूत्र क्रय किए गए हैं उसकी काफी ज्यादा चर्चा में है और खासतौर से ऐसी चर्चा के विषय है क्योंकि अब तक के जो किसान थे सबसे ज्यादा परेशान अपनी किसानी को लेकर के और तरह तरह के जो दवाइयां हैं, जो रासायनिक दवाइयां हैं उसका प्रयोग करते थे, लेकिन अब जो है गौमूत्र के छिड़काव से ही अपनी खेती किसानी के जो कार्य है वो करेंगे जिसमें लागत कम मिलेगी। इसके अलावा जो गौमूत्र से 43,000 लीटर ब्रह्मास्त्र और जीवामृत जो तैयार किए गए हैं तो उसमें 15 लाख रुपए की जो राशि है वो अर्जन की गई है, तो ये काफी ज्यादा लाभकारी भी है। और इसके साथ साथ जो गौठान जो समिति है उसको काफी ज्यादा राजस्व की आय भी होती जा रही है। चाहे गोधन न्याय योजना की बात की जाए उसमें गोबर खाद से लेकर के तमाम तरह के जो गोबर खरीदी होती है उससे खाद तैयार की जाती है और खाद तैयार करने के बाद उसका जो छिड़काव किया जाता है किसानों के द्वारा वो निश्चित तौर पे आम जन के लिए भी लाभकारी है और किसानों के लिए लागत में सबसे कम राशि में ज्यादा उत्पादन करने वाली बात है। तो निश्चित तौर पे इसका लाभ किसानों को मिलते जा रहा है और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो किसानों को किस तरीके से और लाभ दिया जा सकता है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के किसान सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि किसान खुश नजर आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं किसानों के लिए उनके हित में कार्य करते हुए नजर आते हैं और किसान भी उनसे खुश है। तो क्या ये 2023 यानी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कितना फायदा होगा? देखिए, जो गोधन न्याय योजना है ये सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है और 2023 के जो चुनाव है उसको लेकर के ये जो योजना के तहत किसानों को जो लाभ प्राप्त हो रहा है इससे खासा प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस को जो सत्ता में बैठी हुई है उसको पुनः लाभ मिलने वाला है। कारण यही है कि जो महिला स्व सहायता समूह है वो भी गोठान से जुड़ा हुआ है। गोधन न्याय योजना के तहत जो वहाँ यादव जो लोग हैं, ये जाति है राव जाति जो यादव है उनको भी जोड़ने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है ताकि उनको लाभ मिल सके। इसके अलावा जो किसान वर्ग है उसको खाद से सबसे ज्यादा लाभ मिलता है जिसकी वजह से ही वो जो उत्पादन है धान के उत्पादन करने के लिए या गेहूं के उत्पादन करने के लिए या फिर अरहर की जो दाल की खेती है उसकी बात की जाए तो निश्चित तौर पे इसमें सबसे ज्यादा लाभ मिलते हैं। और लाभ मिलने के बाद जो गोबर खाद से उत्पादित जो धान रहते हैं उसकी जो फसल की जो अधिकता है वो काफी ज्यादा रहती है। तो निश्चित तौर पे किसानों को जो लाभ मिल रहा है उसका लाभ सीधा सीधा कांग्रेस जो सत्ता में बैठी है उसको लाभ 2023 में मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो आम जन है जो गोबर बेचते हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ होते जा रहे हैं क्योंकि लगातार जो राशि 15 दिन के अंतराल में राशि अंतरण कर दी जाती है जिससे उनकी जो घर है या फिर उनके जो नई वाहन खरीदने की बात चर्चा में आती है वो भी पूर्ण रूप से कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पे आम जनों को भी लाभ है और किसानों को खास तौर से लाभ देखा जा रहा है। जी, जिस तरीके से किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लगातार योजनाएं बना रहे हैं, तो अभी तक भूपेश बघेल ने किसानों के लिए कितनी योजनाएं बना ली है और किसानों को उससे कितना फायदा हो चुका है? देखिए, किसानों की जुड़ाव की अगर बात की जाए हर एक योजना जो है किसान से जुड़ करके ही उससे ही होकर के गुजर है। चाहे बात की जाए गोधन न्याय योजना की बात की जाए या गोठान समिति की बात की जाए या राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात की जाए, मंडी समिति योजना की बात की जाए या फिर किसान वर्ग के लिए किसान हित की हितग्राही योजना की बात की जाए, ऐसे जो संगठित है जो किसानों के लिए खास तौर से लगभग 8 से 10 ऐसी योजना है जो किसानों को सीधा लाभ पहुंचा रही है। तो निश्चित तौर पे किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। इसके साथ साथ किसान वर्ग जो सबसे ज्यादा परेशान जो मंडी में धान बेचने के समय हो पाता था क्योंकि मंडी में जैसे ही धान पहुंचता था तो उसके बाद नमी के कारण उनकी धान को वापस कर दिया जाता था, लेकिन अब लिहाजा ऐसा भी देखा जा रहा है किसान जैसे ही मंडी में पहुंच रहे हैं तत्कालिक उसकी धान की खरीदी भी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे किसानों को लाभ देने के लिए अलग अलग समिति के साथ साथ जो अधिकारी कर्मचारियों की जो संगठित टीम है वो काफी ज्यादा किसानों के लिए मददगार साबित भी हो रही है और नमी भी होने की वजह से भी उनके धान को सुखाने की भी व्यवस्था की जा रही है और उनका जो अंतराल जो राशि है तत्कालिक अगर सुबह धान बेच रहे हैं किसान तो निश्चित तौर पे शाम को उनकी जो राशि है तो निश्चित तौर पे उसके पास पहुंच जा रही है। तो ये एक बड़ा लाभ भी है और किसान वर्ग के लिए गोधन न्याय योजना जैसी योजना जो है वो सबसे बड़ा लाभकारी मिलते जा रहे हैं। कारण यही है कि अगर गोबर खाद से जो उत्पादित किसान है जो धान
की उत्पादन करने वाले हैं उनको ज्यादा लाभ होते जा रहा है। गौमूत्र की जो छिड़काव है और जो खरीदी की जा रही है उसे किसान वर्ग जो बेच रहे हैं उससे भी लाभ कमा रहे हैं, और जो गौमूत्र जो रिटर्न किसानों के पास आ रहा है खाद बन के, उसका छिड़काव करने से जो बीमारी है धान में लगने वाली उससे भी लाभ होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान वर्गों को सबसे ज्यादा लाभ मिलते जा रहा है ये इस योजना में, और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में खासतौर से किसानों के लिए ये योजना बनाई गई है। जी अखिलेश तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से प्रदूषण की तेजी के साथ सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लगे फेज 4 के प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है। ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक को भी हटाया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि वर्क फ्रॉम होम के निर्देशों को संशोधित करते हुए आज से कार्यालय में पूरी क्षमता के साथ काम किया जाएगा और हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पाइपलाइन से संबंधित निर्माण कार्य पर लगी रोक को भी हटा दिया गया। आपको बता दें कि 9 नवंबर से प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। 9 नवंबर यानी आज से जो है प्राइमरी स्कूल खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं और उसके ऊपर सभी कक्षाओं में एक्टिविटी पर लगाने के लिए प्रतिबंध जो है वो लगातार जारी रहेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा फेज 4 के प्रतिबंध दिल्ली और एनसीआर में लागू करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत दिल्ली के अंदर ट्रकों के एंट्री पर बैन लगाया गया था। दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूल बंद किए गए थे। उसके ऊपर के स्कूल की ओपन डोर एक्टिविटीज को बंद किया गया था। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी दफ्तर में 50% वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए थे। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण में के अंदर तेजी के साथ सुधार देखा जा रहा है। कल जो एक्सपर्ट्स ने CAQM के सामने प्रेजेंटेशन दिया उसके अनुसार कल भी और आज भी जो एवरेज दिख रहा है तो 450 की जगह एवरेज 350 AQI का स्तर, पराली जलने की घटनाओं में भी कमी दर्ज की जा रही है। हवा का रुख बदला है। दिल्ली के अंदर इन सारे पहलुओं को देखते हुए कल रात में CAQM की बैठक हुई थी और उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि चूंकि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, इसलिए फेज 4 के जो प्रतिबंध थे उसे वापस लिया जा रहा है। फेज 3 के अंदर जो प्रतिबंध जारी थे उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। फेज 4 के तहत जो प्रतिबंध नया लागू हुआ था उसमें दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़ करके बाकी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था एंट्री, उसे अब दिल्ली के अंदर जो छोटे मालवाहक ट्रक्स, एसेंशियल सर्विसेज और CNG इलेक्ट्रिक को छोड़कर जो प्रतिबंधित थे उन्हें भी अब ओपन कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर वर्क फ्रॉम होम के जो निर्देश थे अब आज से फुल कैपेसिटीज में ऑफिसेज। दिल्ली में फेज 3 में जो कंस्ट्रक्शन डिमोल्यूशन पर बैन था
उसमें फेज 4 में हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, डीजेबी पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण जो है स्तर वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हाल ही में 2 दिनों से जो है प्रदूषण लेवल जो है वो कम हो गया है और इसको लेकर उन्होंने जो 4 फेजेस जो थे वो भी उन्होंने हटा दिए हैं। उसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार का अब कहना है कि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर पॉल्यूशन की जो स्तर थी वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लगभग 450 के करीब जो है एक लेवल था जो वो कहीं ना कहीं दर्ज किया जा रहा था, मगर अब कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं एक्वायरी लेवल जो है वो अब घटता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 350 के करीब आ रहा है और कुछ इलाकों के अंदर तो 300 से नीचे जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई थी। दिल्ली सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से गाड़ियों के पॉल्यूशन को लेकर कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र रखने के लिए कहा गया था कि प्रमाण पत्र होगा तो उनको पेट्रोल मिल दिया जाएगा। पॉल्यूशन का स्तर को कंट्रोल करने के लिए बार बार कहा जा रहा था कि ऑडी-1 लेके आएंगे, मगर ऑडी-1 भी नहीं ला पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ था उससे कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर मिली है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से स्कूलों को बंद किया गया था या फिर कहे कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया गया था और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जो मजदूर वर्ग जो कंस्ट्रक्शन के काम में काम करते हैं उनको राहत दी जाए और पॉल्यूशन से बचाव के लिए कहीं ना कहीं जनता को जागरूक किया जाए। मगर यहाँ पर लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर था वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। मगर अभी भी बात करें इतना सामान्य नहीं है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो लगातार कहीं ना कहीं उसमें और ज्यादा सुधार होना चाहिए। मगर दिल्ली सरकार जो है अब 9 नवंबर से स्कूलों को भी खोलने जा रही है और जो कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था वो भी अब दोबारा से शुरू हो जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें गाड़ियों की आवाजाही को, यानी कि ट्रक भारी गाड़ियों की बात करें, ट्रक की बात करें जो रात में लगातार चलते थे जिसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता था, उनको भी अब कहीं ना कहीं पहले रोक दिया गया था, अब उनको भी दोबारा से चालू किया जा रहा है। तो यानी कि दिल्ली के अंदर अब कुछ स्थिति जो है पॉल्यूशन की वो जो है वो सामान्य होती नजर आ रही है। जी, जैसे कि आपने कहा कि कुछ इलाकों में जो है अभी पोल्यूशन है बिल्कुल 300 के पार हो चुका है, 300 से कम हो चुका है। तो अभी किन किन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दर्ज किया गया है, एक बार इसको लेकर पूरी जानकारी। जब क्वालिटी इंडेक्स की बात करें यानी कि क्वालिटी लेवल की बात करें तो लगातार कुछ इलाकों की बात करें, जैसे आज सदर बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी कई लगभग कह सकते हैं 250 से ऊपर है, यानी कि 250 से ऊपर है, 300 से नीचे है। मगर कुछ आउटर एरिया की बात करें, दिल्ली के आउटर एरिया की बात करें, रोहिणी की बात करें, वहां पर भी लगभग 300 के करीब IQ लेवल बना हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें बवाना की बात करें, वहां पर भी लगभग इसी तरीके का IQ लेवल बना हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें लगातार पूरी दिल्ली की बात करें या फिर सेंट्रल दिल्ली की बात करें, इंडिया गेट के आसपास की बात करें, यहाँ पर कहीं ना कहीं 300 से ज्यादा का एक्वाइल लेवल बना हुआ है। तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अभी भी इतनी सामान्य नहीं है। मगर लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार प्रयास कर रही थी और दिल्ली सरकार के द्वारा फायर विभाग के द्वारा भी बैठक की गई थी और फायर विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था, मगर काफी हद तक जो है वो कहते हैं आउटर एरिया की बात करें तो वहां पर भी पानी का छिड़काव इस तरीके से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मगर कोशिश जरूर की जा रही थी, मगर वो कोशिश जो है वो कुछ पिछले 2 दिनों के अंदर जरूर देखने को मिली है, क्योंकि एक्वाइल लेवल जो है वो अब घटता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें अभी स्थिति को सामान्य करने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ और प्रयास करने होंगे, चाहे वो ऑडी-1 के द्वारा हो या फिर पानी का छिड़काव करना हो पेड़ों पर या फिर कहीं नॉर्मल मास्क का इस्तेमाल करना हो। इस तरीके की जो परिस्थिति है उसको अभी और सामान्य करना होगा ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। बच्चों के स्कूलों की बात करें तो जिस तरीके से प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया था, अब वो कहीं ना कहीं 9 नवंबर से उसको खोला जाएगा। लगातार ये कोशिश की जाएगी बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं सुविधाएं स्कूलों के अंदर करवाई जाए। मगर यहाँ पर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक बढ़ा हुआ है, मगर उसको भी कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ और कदम उठाने होंगे, चाहे वो राज्यपाल से बातचीत करने का रास्ता हो या फिर कहे केंद्र सरकार से बातचीत करने का रास्ता हो, ताकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का लेवल जो है वो और ज्यादा घट सके। जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
9 नवंबर, आपको बता दें उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेश भर में तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राज्य स्थापना दिवस को लेकर भव्य जो है तैयारियां तेज कर दी है और भव्य बनाने के लिए जो तैयारियां की गई है, इसके बाद उत्तराखंड बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर तैयारियों की जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी को दी गई है। वहीं खिलेंद्र चौधरी ने तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य का निर्माण स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है, वही अब प्रदेश में मोदी जी के द्वारा संवारा जा रहा है, जिसको लेकर स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के बीच वही जनता के बीच जाकर और उनकी जो कार्यशैली है वो गिनाई की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में विकास कार्यों के संबंध में एक प्रदर्शनी लगाई है और प्रदेश के मंडल स्तर पर गोष्ठी का आयोजन भी किया गया है और जिसमें पार्टी ने सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, धामी कैबिनेट के सदस्यों और पार्टी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। प्रत्येक मंडल में कोई ना कोई पार्टी का बड़ा नेता मौजूद रहेगा। इस कार्यक्रम में उसको भव्य बनाने के लिए बीजेपी के द्वारा भव्य जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी है। देखिए, 9 नवंबर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, 9 नवंबर को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है और पूरे संगठन की हमारी तैयारी है। मंडल लेवल पर हम विचार गोष्ठी करने वाले हैं। इसमें हमने एक शाम को जहां हमारे शहीद स्मारक हैं उसमें एक कार्यक्रम और है कि एक दिया शहीदों के नाम, जो शहीद स्मारक है वहाँ जाकर हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और कुछ महिला जो हमारी महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं वो लोग वहाँ एक दिया शहीदों के नाम में दीपक वहाँ जलाएंगे और दिन में 11 बजे से 1 बजे तक गोष्ठियों का आयोजन होगा प्रत्येक मंडल में। हमारा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है, हमारा प्रत्येक मंडल में कार्यक्रम है। गैरसैंण में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं और हमारे संगठन के लोग भी गैरसैंण में जहाँ हमारे मंडल हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर को है। उसको लेकर बीजेपी द्वारा लगातार जो है तैयारियां की जा रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेश भर में तैयारियां की गई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राज्य स्थापना दिवस को भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। इस बार उत्तराखंड बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर लगातार तैयारियों की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी को दी गई। उसके बाद खिलेंद्र चौधरी ने तैयारियों के संबंध में जानकारी दी और आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्थापना दिवस को लेकर 9 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, 9 नवंबर यानी कल उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है और बीजेपी द्वारा भव्य जो है इस कार्यक्रम को मनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। एक बार तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी। देखिए मनीषा, बात की जाए 9 नवंबर के दिन उत्तराखंड की स्थापना की गई थी सन 2009 नवंबर के दिन और कल यानी 9 तारीख को पूरे 22 साल हो जाएंगे उत्तराखंड को बने हुए। उसको लेकर के उत्साह का माहौल कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में रहता है। बड़ी सभी राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए क्योंकि विशेष दिन रहता है 9 नवंबर के दिन उत्तराखंड की स्थापना की गई थी और उत्तराखंड को ये विशेष दर्जा यहाँ पर प्राप्त किया गया था राज्य का। उसको लेकर के और भाजपा के अंदर इसलिए खुशी का माहौल है क्योंकि 22 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी दोबारा सत्ता पे काबिज हुई है और जनता ने उनको यहाँ पर विश्वास मत देकर दोबारा जिताया है। तो भाजपा के लिए एक बेहद ही अहम दिन है और इस दिन को अहम बनाने के लिए लगातार भाजपा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करने जा रही है। प्रदेश यहाँ पर जो कार्यालय है बीजेपी का, उसके साथ साथ यहाँ जो मंडल में जो यहाँ पर कार्यालय है भाजपा के, उन सभी कार्यालय में विकास प्रदर्शित की जाएगी। इन 22 वर्षों का जो सफर है भाजपा का उत्तराखंड के अंदर वो किस प्रकार से रहा है और क्या क्या यहाँ पर काम किए हैं बीजेपी के द्वारा और किस तरीके से अभी की जो सरकार है धामी सरकार के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं, ये सभी चीजों को उसमें रखा जाएगा। पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी जो है प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी को दी गई है और उनकी तरफ से कार्यक्रम की रूपरेखा लगातार बनाई जा रही है। हर मंडल पे और हर विधानसभा स्तर पे भाजपा लगातार तैयारी कर रही है कल को लेकर के और
इस दिन को खास बनाया जाए, उसको लेकर के तमाम यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गढ़वाल मंडल की बात की जाए, कुमाऊं मंडल की बात की जाए, सभी 13 जिलों में ये कार्यक्रम रखे जाने हैं, हर मंडल में कार्यक्रम रखे जाने हैं और उसको लेकर के तैयारी अपने स्वभाव में जो कार्यकर्ता है वो लगातार से तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरीके से अभी जो भाजपा सरकार यहाँ पर धामी सरकार जो कार्य कर रही है वो किस तरीके से किए जा रहे हैं और आगे क्या रणनीति है भाजपा की उत्तराखंड के विकास को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। जी अमित चौधरी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देर शाम मथुरा और वृंदावन पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम के बाद बुधवार को भी वहीं रुकेंगे। 2 दिन के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तैयारियों में लगातार जो है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके सुरक्षा के लिए वेलंटरी विश्वविद्यालय को लेकर वृंदावन के अक्षय पात्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस पीएसी बल तैनात रहेगा। वहीं इसी के साथ सीएम योगी जवाहर बाग में आयोजित हेमा मालिनी द्वारा किए जा रहे महारस में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद गांव अझाई जयंत स्थित इस्कॉन के श्री कृष्ण बाल मंदिर में उद्घाटन और दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट का लोकार्पण भी करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है और उनके दौरे के बारे में एक बार पूरी अपडेट। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा भी कहा जा सकता है और विकास से जुड़े भी दौरे भी कहे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आज लखनऊ में गुरु नानक देव की प्रकाश उत्सव कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अब से कुछ ही देर बाद वो लखनऊ के डीएवी कॉलेज में जो आयोजित कार्यक्रम हो रहा है गुरु नानक देव की प्रकाश उत्सव के अवसर पर, वो उसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे हिमाचल दौरा करने का काम करेंगे। तो उसके बाद देर शाम वो मथुरा पहुंचेंगे और मथुरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम है, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और आज और कल वो मथुरा में ही रहेंगे। और कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस 2 दिवसीय दौरे में सबसे पहले बात की जाए तो मथुरा को वेटरनरी यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर पहुंचेंगे देर शाम और उसके बाद जवाहर बाग में आयोजित हो रहा है, जो कि मथुरा की सांसद हैं हेमा मालिनी, उनकी नृत्य नाटिका, उसका कहीं ना कहीं शुभारंभ करने का काम करेंगे। उसके बाद वेटरनरी यूनिवर्सिटी से गेस्ट हाउस में ही रात्रि विश्राम करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और 9 नवंबर की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग से अझाई ग्राम में नवनिर्मित जो मेदांत गुरुकुल मंदिर है उसके प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन करने का काम करेंगे। और वो सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल जो दौरा है वो कहीं ना कहीं उसमें उसकी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद देर शाम को मथुरा पहुंचेंगे। और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो चुनावी दौरे हैं वो लगातार हिमाचल में दमखम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पड़े हुए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को भी ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। और जो कि सांसद है मथुरा से हेमा मालिनी, उनकी नृत्य नाटिका है उस जिस तरीके से जितेंद्र आपने कहा कि अभी चुनावी दौरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार जारी है और हिमाचल में जो है मुख्यमंत्री की आज जनसभा होने वाली है, इसको लेकर जैसे बुलडोजर बाबा जो है यूपी में फेमस हो गए और उसी को लेकर हिमाचल में जाएंगे, तो इस पर क्या असर हिमाचल के लोगों पर पड़ेगा? देखिए, असर चुनावी वोटिंग जिस दिन होगी, चुनाव जिस दिन प्रचार शांत हो जाएगा और जिस दिन वोटिंग पड़ेगी और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब असर दिखाई पड़ेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चुनावी जनसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में जो उनका मॉडल। जी जितेंद्र चौहान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के घर पर बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें कि सांसद सुप्रिया सुले पर उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ता गुस्से में है और उन्होंने सोमवार को सत्तार के मंत्रालय के पास बंगले पर आंदोलन भी किया था। इसके बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उनके बंगले पर पत्थर मारा, जिससे सत्तार की खिड़की का कांच टूट गया। आपको बता दें कि
सुप्रिया सूले के खिलाफ मंत्री अब्दुल सत्तार के विवादित बयान को लेकर एनसीपी ने मांग की है कि अब्दुल सत्तार का इस्तीफा देना चाहिए और इसके अलावा एनसीपी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी मंत्रालय में नहीं आने देने की भी धमकी दी। वहीं कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके बाद बंगले के बाहर पुलिस की फोर्स भी है लगातार तैनात की गई है। वहीं सत्तार ने एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सूले के बारे में बेहद आपत्तिजनक शब्द बोले थे। इसको लेकर एनसीपी ने कहा कि अब्दुल सत्तार माफी मांगे, नहीं तो महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। दरअसल अब्दुल सत्तार ने औरंगजेब को लेकर सिलडोर में एक सीजनल चैनल में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सुप्रिया सूले इतनी है तो उनको 50 खोके देंगे। मामला ऐसा है कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इन्होंने माननीय संसद रत्न सुप्रियाताई सूले के खिलाफ जो असंवैधानिक भाषा का उपयोग किया है, जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज किया है, शिवीगाळ किया है, उसके विरोध में हम लोग एफआईआर की नोंद कराने के लिए हम लोग यहाँ बोरीवली पुलिस स्टेशन आए हैं और आज हमने अपना ज्ञापन सौंपा है। किस तरह के बयान अब्दुल सत्तार ने दिया सर? अब्दुल सत्तार ने तो बहुत गलत लैंग्वेज बोली, उतनी गलत लैंग्वेज हम लोग इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कृषि मंत्री के द्वारा जो है बयान दिया गया, विवादित बयान दिया गया, उसके बाद उनके घर पर हमला किया है, इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। बिल्कुल, देखिए कल पूरे दिन कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ मुंबई महाराष्ट्र में हंगामा देखा गया। खासकर अब्दुल सत्तार के बंगले और मंत्रालय के बाहर लगातार जो है एनसीपी के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता आंदोलन करते रहे। अब्दुल सत्तार की तस्वीरों पर जूते मारे गए और उनके पुतले भी जलाए गए। खासकर कई पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज करने की मांग की गई। खासकर मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में एनसीपी नेता और वकील इंद्रपाल ने अपने दलबल के साथ पहुंचे और मुंबई पुलिस को एक ज्ञापन देते हुए सीधे तौर पर यह मांग की है कि अब्दुल सत्तार द्वारा दिए गए विवादित बयान पर उनके खिलाफ तुरंत मामला दर्ज होना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह के मंत्री अगर किसी के ऊपर ऐसे टीका टिप्पणी करते हैं तो एनसीपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खासकर अगर इस मामले में एफआईआर नहीं होता है तो आगे एनसीपी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जी सत्यप्रकाश सोनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एएनपी न्यूज। नमस्कार।